एक टाइम था जब इंडिया की सड़कों पर आग बरस रही थी। न पंखे थे न फ्रिज और डिहाइड्रेशन से लाखों लोग मर रहे थे। लेकिन फिर उसी तपती दोपहरी में एक यूनानी हकीम ने अपने तजुर्बे से एक ऐसा शरबत बनाया जिसने न सिर्फ प्यास बुझाई बल्कि लोगों की जान भी बचाई। जी हाँ, उस लाल बोतल का नाम था रूह अफ़ज़ा। लेकिन आज के टाइम पर लोग उसे सेहत नहीं बल्कि डायबिटीज की बोतल कहने लगे हैं। क्या वाकई इसका फॉर्मूला बदल गया है? जिस ड्रिंक को एकता की मिसाल माना जाता था वो आज हिंदू मुस्लिम बहस का हिस्सा क्यों बन गई? सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि 120 सालों की विरासत है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को समझने के लिए हमें साल 1907 में जाना होगा, जब दिल्ली में भयंकर गर्मी पड़ रही थी और डिहाइड्रेशन से रोज बहुत सारे लोग मर रहे थे। हॉस्पिटल्स मरीजों से भर गए थे और मॉडर्न दवाइयाँ इतनी महंगी थी कि ज्यादातर लोग खर्च के डर से डॉक्टर के पास ही नहीं जाते थे। उस समय लोग डिहाइड्रेशन, उल्टी और डायरिया से इतने परेशान थे कि देसी वैद्य या हकीमों के पास दिन भर मरीजों का जमावड़ा लगा होता था। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा था और ये सब देखकर हफीज अब्दुल मजीद की रातों की नींद उड़ गई थी। लेकिन ये हफीज अब्दुल मजीद साहब कौन थे? असल में ये दिल्ली के बहुत ही फेमस यूनानी हकीम थे जो लाल कुआं बाजार में हमदर्द नाम से अपना दवाखाना चलाते थे। जब उन्होंने देखा कि उनके दवाखाना पर दिल्ली की गर्मी और लू से बीमार हो रहे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो न सिर्फ शरीर में पानी की कमी को पूरा करे बल्कि टेस्ट के साथ साथ ठंडक और शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करे। बस फिर क्या था, उन्होंने तुरंत एक बड़ी कढ़ाई मंगवाई और अपने सालों के तजुर्बे से एक स्पेशल यूनानी फॉर्मूला तैयार किया जिसमें खास करके उन इंग्रेडिएंट्स को डाला गया जो कि शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि संतरा, तरबूज, अनानास और सेब का रस, साथ ही केवड़ा, धनिया, खसखस, गुलाब और कमल के फूलों का अर्क। इसी तरह के 30 से भी ज्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए। फिर इन्हें कई घंटे धीमी धीमी आंच पर पकाया गया और फिर इस तरह से एक गाढ़ा लाल रंग का सिरप तैयार हुआ जिसकी सिर्फ खुशबू से ही फ्रेशनेस का एहसास हो जा रहा था। हफीज अब्दुल मजीद ने इसका नाम रखा रूह अफ़ज़ा, यानी रूह को ताजगी देने वाला। और अब जो भी मरीज आता था हकीम साहब उसे ये सिरप पकड़ा देते थे। धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि हकीम साहब ने गर्मी से बचने का एक रामबाण इलाज ढूंढ निकाला है और देखते ही देखते हमदर्द दवाखाना पर इस नए सिरप को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसी के लिए ये दवा थी तो किसी के लिए टेस्ट वाला टॉनिक। साफ शब्दों में कहें तो लोगों को गर्मी से राहत का एक नया तरीका मिल गया था जिसे पीते ही ऐसा लगता था कि गले से ठंडक उतर रही हो। अब जब डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी तो हकीम साहब ने रूह अफ़ज़ा को दिल्ली के बाकी इलाकों में भी सप्लाई करने का सोचा, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी था पैकेजिंग, क्योंकि अब तक लोग अपने घर से ही शीशी लाकर उसमें रूह अफ़ज़ा भर कर ले जाते थे। ऐसे में अगर कोई इसकी नकली कॉपी बना देता तो फिर असली नकली में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए हफीज अब्दुल मजीद रूह अफ़ज़ा के लिए एक बेहतरीन बोतल के साथ साथ इसका एक शानदार लेबल भी तैयार करवाना चाहते थे ताकि असली रूह अफ़ज़ा की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाए और कोई भी उसको कॉपी ना कर सके। बता दें कि रूह अफ़ज़ा के लेबल को मिर्जा नूर अहमद ने डिजाइन किया था जो कि उस समय के एक जाने माने आर्टिस्ट थे। लेकिन दोस्तों 1910 ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था और हकीम मजीद एक कलर्ड लेबल तैयार करवाना चाहते थे, जबकि उस दौर में दिल्ली के अंदर एक भी ऐसा प्रेस नहीं था जो कि कलर प्रिंटिंग करे। इसीलिए हकीम साहब ने बॉम्बे की एक फेमस बोल्टन प्रेस से ये लेबल छपवाया। लेबल पर रूह अफ़ज़ा को 3 भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस आइकॉनिक लेबल में कभी भी कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, यानी आज हम जो रूह अफ़ज़ा का लेबल देखते हैं वो वही 1910 वाला ही डिजाइन है। इस तरह से रूह अफ़ज़ा की पैकेजिंग तैयार हुई और फिर धीरे धीरे ये दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी अपना रंग बिखेरने लगा। ये सिरप गर्मी में राहत देने के लिए असरदार तो था ही, लेकिन लोगों को इसका टेस्ट भी खूब पसंद आ रहा था। ऐसे में पता ही नहीं चला कि हकीम साहब की इस दवा ने कब शरबत का रूप ले लिया और ये लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन गया। पर इसी बीच हकीम साहब की तबीयत बिगड़ने लगी और 1910 के बाद उनकी सेहत लगातार गिरती चली गई। ऐसे में उनकी पत्नी राबिया बेगम ने उनके कारोबार को संभालना शुरू किया और उन्होंने भी उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया। यही वजह थी कि 1910 का वो छोटा सा दवाखाना 1920 आते आते एक प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस बन गया था।
लेकिन साल 1922 में एक दुखद मोड़ आया जब हकीम हफीज अब्दुल मजीद इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनका इस दुनिया से जाना इस सफर का अंत नहीं बना, बल्कि उनकी सोच, उनका सपना और उनकी बनाई हुई विरासत को उनके परिवार ने पूरे जुनून और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाया। हकीम साहब की मौत के बाद उनकी वाइफ राबिया और दोनों बेटों ने मिलकर लोगों के हित में फैसला लिया, क्योंकि उन्होंने हमदर्द ट्रस्ट की शुरुआत की और हमदर्द को एक वक्फ घोषित कर दिया। पर सवाल ये है कि आखिर ये वक्फ होता क्या है? असल में ये एक इस्लामिक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है जहां कोई भी इंसान अपनी जमीन, दुकान, पैसा या संपत्ति परमानेंटली समाज सेवा के लिए दान कर देता है। और राबिया बेगम ने भी ऐसा ही किया था, जिसके बाद से हमदर्द कंपनी की जो भी कमाई होती है उसका 85% हिस्सा सीधे समाज सेवा में चला जाता है। यानी हमदर्द अब सिर्फ एक कारोबार नहीं रहा, बल्कि इंसानियत की सेवा का एक जरिया बन गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 1947 जब देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ और इसके साथ ही भारत के 2 टुकड़े भी हो गए। और देश के बंटवारे के साथ साथ रूह अफ़ज़ा को भी इस बंटवारे का दर्द सहना पड़ा, क्योंकि हकीम साहब के छोटे बेटे मोहम्मद सईद मुस्लिम लीग से इंस्पायर्ड थे, जो कि अलग मुस्लिम देश चाहते थे, जबकि बड़े बेटे अब्दुल मजीद को भारत पसंद था। इसीलिए पाकिस्तान बनने के बाद से 9 जनवरी 1948 को छोटे बेटे पाकिस्तान चले गए और कराची के आरामबाग इलाके में सिर्फ 2 कमरे से हमदर्द की नई शुरुआत कर दी। जबकि बड़े बेटे अब्दुल हमीद साहब तो पहले से ही इंडिया में हमदर्द कंपनी को संभाल ही रहे थे। 1970s तक रूह अफ़ज़ा की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लगभग ये हर घर का एक जरूरी हिस्सा बन चुका था। उसी दौरान 1971 में लंबी लड़ाई और संघर्ष के बाद ईस्ट पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश बन गया। और दोस्तों, इस बंटवारे ने सिर्फ सीमाएं नहीं बदली, बल्कि वहां के इंस्टीट्यूशंस, फैक्ट्रीज और बिजनेसेस की ऑनरशिप पर भी सवाल खड़े कर दिए। कई बड़ी पाकिस्तानी कंपनीज अपना व्यापार पाकिस्तान में शिफ्ट करने लगी। ऐसे में हमदर्द के सामने एक बड़ा सवाल ये था कि अब वो क्या करें, क्योंकि बंटवारे से पहले ढाका, जो अब बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ हमदर्द पाकिस्तान की फैक्ट्री, ऑफिस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहले से ही मौजूद था। और वहाँ रूह अफ़ज़ा और उनके बाकी यूनानी दवाइयों का कारोबार भी अच्छी तरह से चल रहा था। ऐसे में हकीम मोहम्मद सईद ने अपने फायदे की ना सोचते हुए एक बहुत बड़ा कदम उठाया और ढाका की हमदर्द ब्रांच को बांग्लादेश के लोगों को तोहफे में दे दिया। यहीं से जन्म हुआ हमदर्द लेबोरेटरीज वक्फ बांग्लादेश की, जो कि एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है और इंडिया के हमदर्द की तरह ही इसके प्रॉफिट का भी मैक्सिमम हिस्सा समाज सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, एक ही ब्रांड, एक ही सोच, एक ही फॉर्मूला, लेकिन टाइम ने इसे 3 अलग अलग देशों में बांट दिया। पर कमाल की बात तो ये है कि रूह अफ़ज़ा का ना तो नाम बदला, ना स्वाद बदला और ना ही लोगों की फीलिंग्स बदली, तो सिर्फ सरहदें। खैर, जैसे जैसे वक्त बीता, रूह अफ़ज़ा ने अपने अपने अंदाज में इन तीनों ही देशों में अपनी पैर जमा ली। जैसे कि इंडिया में गर्मी के दिनों में यह हर घर का हिस्सा बन गया, वहीं पाकिस्तान में ये रमजान के इफ्तार का सिंबल बना, जबकि बांग्लादेश में ये शादी, ब्याह और ट्रेडिशनल रस्मों का हिस्सा बन गया, जिसमें हर मेहमान का स्वागत रूह अफ़ज़ा से किया जाता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इतने सालों में इनके बीच ना कोई ट्रेडमार्क की लड़ाई हुई, ना ऑनरशिप की खींचतान और ना ही कोई आरोप प्रत्यारोप। शायद रूह अफ़ज़ा दुनिया का एक लौता ऐसा प्रोडक्ट होगा जो 3 देशों में एक साथ एक ही इमोशन के साथ जिंदा है। कमाल की बात है कि रूह अफ़ज़ा का जादू सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक समय ऐसा भी आया कि अफगानी भी इसके दीवाने हो गए। असल में ये बात है 1989 के उस दौर की, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में हजारों अफगानी परिवार बेघर हो गए थे और उन्हें पाकिस्तान के पेशावर इलाके में बनाए गए रिफ्यूजी कैंप में शरण लेनी पड़ी। वहाँ उन्हें राहत सामग्री में खाना, दवाई और दूसरी चीजों के साथ साथ रूह अफ़ज़ा की बॉटल्स भी भेजी जाती थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद एक इवेंट ने सभी को हैरान कर दिया कि रूह अफ़ज़ा की खपत बाकी चीजों के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब जब अधिकारियों ने इस पर ध्यान दिया तो उन्होंने एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन कराई और फिर जो रिपोर्ट सामने आया वो वाकई चौंका देने वाला था। एक्चुअली अफगान लोगों ने रूह अफ़ज़ा को पीने का अपना एक अलग स्टाइल खोज निकाला था। वो ना तो सिरप को पानी में मिलाते थे, ना ही दूध में, बल्कि वो इस बोतल का ढक्कन खोलते और सीधा प्योर सिरप को ही घटक जाते थे। एक तरह से ये उनके लिए एक एनर्जी शॉट बन गया था, जिसकी वजह से बॉटल्स आती और चंद घंटों में ही खत्म हो जाती थी। उस दौर में लोगों के मन में ये परसेप्शन बन गया था कि गर्मियों में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा राहत दे सकती है
तो वो है सिर्फ रूह अफ़ज़ा। लोग इसकी मिसाल तो इस तरह से देते थे कि अगर कोई गाड़ी ओवरहीट हो जाए और उसके रेडिएटर में अगर रूह अफ़ज़ा डाल दिया जाए तो वो उसको भी ठंडा कर देगा। इससे साफ पता चलता है कि लोगों का रूह अफ़ज़ा पर कितना ज्यादा भरोसा बन गया था। यही वजह है कि रूह अफ़ज़ा को कई बार इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का भी टाइटल मिल चुका है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ लोगों का भरोसा इस ब्रांड की तरफ लगातार बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ कंपनी के अंदर ऑपरेशंस को लेकर एक नई चुनौती सामने आ रही थी। असल में 2005-06 तक हमदर्द का टर्नओवर भले ही 200 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका था, लेकिन उस टाइम तक इसे उतना प्रोफेशनली मैनेज नहीं किया जा रहा था जितना एक तेजी से बढ़ते ब्रांड के लिए जरूरी होता है। धीरे धीरे कंपनी ने अपनी कमियों को समझा और उन्हें सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने शुरू किए। चाहे बात सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी की हो या फिर खर्चों को ट्रैक करने के लिए मजबूत सिस्टम बनाने की, हर पहलू को और भी ज्यादा प्रोफेशनल बनाया गया। और फिर इन बदलावों का असर भी बहुत जल्द दिखा और 2015-16 तक हमदर्द का टर्नओवर 500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हालांकि इसके बाद के 2-3 साल थोड़े धीमे रहे, लेकिन फिर भी कंपनी ने रफ्तार बनाए रखी और 2019-20 में 700 करोड़ रुपए के भी आंकड़े को पार कर लिया। लेकिन इसी तेजी और सफलता के बीच ही 2025 में एक नई बहस ने जन्म ले लिया और वो थी रूह अफ़ज़ा में शुगर की मात्रा। और दोस्तों, इस चर्चा ने तब और भी तूल पकड़ लिया जब बाबा रामदेव की एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ने पूरे मामले को नेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया। एक्चुअली 3 अप्रैल 2025 को रामदेव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। अपने नए गुलाब शरबत की लॉन्चिंग के टाइम उन्होंने एक्स पर कहा कि एक कंपनी शरबत बेचती है और उस पैसे से मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही अब शरबत जिहाद भी चल रहा है। बस फिर क्या था, ये बात सुनते ही लोग भड़क उठे। उन्हें ये समझते हुए देर नहीं लगी कि बाबा रूह अफ़ज़ा को ही टारगेट कर रहे हैं। हर तरफ से विरोध शुरू हो गया। किसी ने कहा कि ये तो हेट स्पीच है, तो किसी ने कहा कि बाबा ने तो हद पार कर दी है। और फिर जैसे ही मामला ज्यादा गरमाया, हमदर्द कंपनी ने भी एक्शन लिया और सीधे बाबा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कंपनी ने कहा कि बाबा का बयान न सिर्फ उनकी कंपनी की इंसल्ट है, बल्कि इससे लोगों के बीच भी नफरत फैल रही है। ऐसे में कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और जज साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि रामदेव ऐसी बातें अपने दिमाग तक सीमित रखी। जिसके बाद से बाबा ने कोर्ट में माना कि उनसे गलती हो गई है और उन्होंने वादा किया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद से 9 मई 2025 को ये कोर्ट केस बंद कर दिया गया। अब देखा जाए तो इस सारे विवाद में सबसे बड़ा फायदा रूह अफ़ज़ा को ही हुआ, क्योंकि उसका फ्री में ही प्रमोशन हो गया, जिससे कंपनी की इमेज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। लेकिन रूह अफ़ज़ा और गुलाब शरबत की इस लड़ाई के बीच एक और मुद्दा भी उठ के सामने आया कि कौन कितना ज्यादा हेल्दी है। तो दोस्तों, जिस गुलाब शरबत को बाबा रामदेव बड़े दावे के साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन बता रहे हैं, उसी के लेबल पर लिखा है 99.06% शुगर बेस और बाकी के 0.94% में सोडियम, बेंजोवेट और बाकी की चीजें हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि बाबा रामदेव इस 99% शुगर सिरप को दिन में 2 बार पीने की सलाह दे रहे हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर गुलाब शरबत हेल्दी नहीं है तो क्या रूह अफ़ज़ा हेल्दी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रूह अफ़ज़ा में भी करीब 87% चीनी है। भले ही ये बाबा रामदेव की गुलाब शरबत से कम है, लेकिन फिर भी इसको हेल्दी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अब बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि पुराना रूह अफ़ज़ा सच में सेहत से भरपूर था, क्योंकि उसमें जड़ी बूटियों का सही बैलेंस मिलता था, जबकि आज का रूह अफ़ज़ा बदल गया है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे थोड़ी अलग निकल कर आती है। आपको बता दें कि रूह अफ़ज़ा आज भी उसी पुरानी रेसिपी से ही बनता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। रही बात चीनी की, तो वो पहले भी थी और अब भी है, लेकिन पहले के लोग चीनी से होने वाले नुकसान के बारे में उतने अवेयर नहीं थे। इनफैक्ट ज्यादातर लोग चीनी को तो हेल्दी मानते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी, उन्होंने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पढ़नी शुरू कर दी। तब जाकर पता चला कि रूह अफ़ज़ा में जिन हर्ब्स की बात की जाती है, उनकी मात्रा बहुत कम है और चीनी उन सब पर पूरी तरह से हावी है। इसीलिए आज के दौर में जहां लोग 0 शुगर, 0 कैलोरी, लो कार्ब, डिटॉक्स ड्रिंक जैसे टर्म ढूंढते हैं, वहाँ रूह अफ़ज़ा जैसे प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली कम हेल्दी माना जाने लगा है। वैसे ट्रेंड को देखते हुए हमदर्द ने रूह अफ़ज़ा का एक नया वेरिएंट भी निकाला है, जिसका नाम है रूह अफ़ज़ा लाइट, जिसमें 0 एडेड शुगर है। वैसे मैंने तो कभी ये नई वाली पी नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों में से किसी ने पिया है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
वैसे आज रूह अफ़ज़ा को शुरू हुए 119 साल बीत चुके हैं, लेकिन इतने लंबे अरसे में उसका ना तो ट्रेंड बदला, ना ही टेस्ट और ना ही लोगों से इसका कनेक्शन। यही वजह है कि रूह अफ़ज़ा आज भी भारत की सबसे भरोसेमंद ड्रिंक्स में से एक है। वहीं अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में रूह अफ़ज़ा ने 4 करोड़ यूनिट्स बेचकर रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आज के टाइम पर ये करीब 50 देशों में बिकता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा डिमांड इंडिया, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में है। वैसे तो हमदर्द के पास आज 500 से भी ज्यादा हर्ब और नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे साफी, रोगम बादाम शिरिन, जोशीना और सिंकारा वगैरह। लेकिन इनमें से अगर सबसे ज्यादा किसी ने कस्टमर के साथ में कनेक्ट किया है तो वो है रूह अफ़ज़ा, क्योंकि टेस्ट तो बहुत सारे ब्रांड्स देते हैं, लेकिन रूह अफ़ज़ा हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है।